लेट अस मूव टुवर्ड्स एनसीईआरटी रीडिंग. आई एम थिंकिंग कि अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ा है पिछले क्लासेस में, उसको रीड कर लेते हैं, क्योंकि फिर क्या बड़ा चैप्टर है, पूरा चैप्टर एक साथ बाद में रीड करने में बहुत मुश्किल जाता है ना. एक्चुअल फिजिकल क्लासेस में तो ठीक है, मेरे को ऐसे फिर वो वीडियो बनाने को होता है, बोर तुमको भी देखने को शायद होता होगा, बोर आई डोंट नो. तो अपन छोटे छोटे टॉपिक खत्म करते जाएंगे और उसको वहीं के वहीं तुरंत रीड करते जाएंगे. ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के एनसीईआरटी रीडिंग के, मतलब वो मेल वाले पोर्शन की तरफ. ठीक है. आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? वाई शुड वी बी लकी फॉर दैट? मायरियड है ना, बहुत अलग अलग प्रकार, बहुत सारे, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर. द मायरियड्स ऑफ फ्लावर्स दैट वी एंजॉय गेजिंग एट, द सेंट्स एंड द परफ्यूम्स दैट वी स्वून ओवर है ना, दीवाना हो जाना कि क्या मस्त स्मेल है, ऐसा स्वूनिंग ओवर बोलते उसको. द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर अवर ओन सेल्फिशनेस, है ना. बुके, बर्थडे में बुके बनाना या फिर बर्थडे में सेलिब्रेट अपना डेकोरेट करना, पूजा वूजा के लिए यूज करना, सिर्फ उसके लिए वो तो बेवकूफ बनाते प्लांट्स अपने को कि तुम डेकोरेट करने के लिए फ्लावर्स यूज करो और उसके थ्रू पॉलिनेशन करवा दो, स्मेल के लिए, उसके जूस के लिए, नेक्टर के लिए, है ना. ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. A look at the diversity of structures of the inflorescences, flowers and floral parts shows an amazing range of adaptations to ensure formation of the end products of sexual reproduction, that is the fruits and seeds. Ultimately ये सब कहानी इसके लिए चल रही है. In this chapter, let us understand the morphology, structure and the processes of sexual reproduction in flowering plants, that is angiosperms. Flower, a fascinating organ of angiosperms. Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. Flowers are objects of aesthetic. Aesthetic यानी तुमको बताया था मैंने क्या होता है, जो दिखने में अच्छा लगता है, सुंदर चीज को एस्थेटिक बोलते हैं. ऑर्नामेंटल, वही डेकोरेशन. सोशल, है ना, बुके वगैरह देना. रिलीजियस, पूजा वूजा में यूज होता है. एंड कल्चरल वैल्यू. कल्चरल वैल्यू जैसे नेशनल फ्लावर, ये वो ऐसा. They have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief. Grief यानी दुख, mourning यानी भी दुख, रोना. इसमें भी तो अपन जैसे कब्रिस्तान में कब्र पे वगैरह फ्लावर्स रखे जाते हैं, है ना. तो हर इमोशन के लिए अपन अलग अलग फ्लावर्स को यूज करते हैं. लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड at homes and in gardens. Find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebrations in your family. Have you heard of floriculture? What does it refer to? Floriculture नाम से ही अपने को समझ जाना चाहिए क्या है. ठीक है, LS है ये. ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, मतलब अपन ने फ्लावर को ऐसे काटा है, ऐसे ट्रांसवर्सली नहीं काटा है, ऐसे काटा है. वर्टिकल सेक्शन या लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन. तो ये डायग्राम मैंने पढ़ाते वक्त भी दिखाया था तुमको, है ना, तो पता है अपने को डायग्राम. अपन बढ़ते आगे. टू अ बायोलॉजिस्ट, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन क्लास 11th यू हैव रेड द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. मॉर्फोलॉजी चैप्टर में बोल रहा है वो. फिगर 2.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर. Can you name the 2 parts in a flower in which the 2 most important units of sexual reproduction develop? Ovary and anther. Ovary में ओव्यूल और एंथर में पोलन सैक. ओवरी और ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे अपन और डिटेल में, डोंट वरी. ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल डिस्कशन. अभी अपन बढ़ते हैं मेन अपने पार्ट की तरफ. प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स. Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Genetics के लेवल पे बोल रहा है ये. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. Floral यानी flower का, primordium यानी एकदम बेसिक वाला, स्टार्टिंग वाला स्ट्रक्चर. ठीक है. Inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flowers.
In the flower, the male and female reproductive structures, that is the androecium and the gynoecium, differentiate and develop. You would recollect that the androecium consists of a whorl of stamens representing the male reproductive organ and the gynoecium represents the female reproductive organ. And the gynoecium represents the female reproductive organ. अपने को ये पता है, नॉट अ बिग डील हियर. एक सेकंड, मेरा मोबाइल एयरप्लेन मोड पे डाल देता हूँ. तो वो तो खैर जनरल है. अभी एक्चुअल मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन चालू होगा. स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स. Figure 2.2a shows the two parts of a typical stamen, the long and slender stalk called the filament and the terminal generally bilobed structure called the anther. ये लंबा फिलामेंट है और ये एंथर है, पता है अपने को. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. इसका मतलब इसको ये proximal end बोल रहा है. इसको जो पेटल ऑफ द फ्लावर को, पेटल ऑफ द फ्लावर को कब अटैच रहेगा? जब सी और ए के ऊपर टोपी रहेगी, जैसे सोलेनसी में होता है ना, एपीपेटलस कंडीशन. अदरवाइज दे विल बी अटैच टू द थैलेमस. तो जो भी है, थैलेमस है या पेटल है, इस वाले एंड को वो प्रोक्सिमल एंड बोल रहा है, इस वाले एंड को वो डिस्टल एंड बोल रहा है. ठीक है, ये अपन ध्यान रखेंगे. सीधा सीधा एनसीईआरटी ने बोला है कि प्रोक्सिमल एंड कौन सा, जो थैलेमस को या फिर पेटल को अटैच रहता है. The number and length of stamens are variable in flowers of different species. ये भी अपन ने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा हुआ है. डायडायनेमस कंडीशन, टेट्राडायनेमस कंडीशन, इंसर्टेड स्टेमेन, एक्सर्टेड स्टेमेन, है ना. नहीं याद आ रहा होगा तो नोट्स निकाल कर देखेंगे, फ्लावर में दिख जाएगा अपने को मॉर्फोलॉजी में. If you were to collect a stamen each from 10 flowers, of course each from different species है, एक ही स्पीशीज के 10 फ्लावर नहीं, एंड अरेंज देम ऑन अ स्लाइड. स्लाइड वाइड छोड़ो, टेबल पे अरेंज करो ना, सीधा आंखों से दिखता है. यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर. केयरफुल ऑब्जर्वेशंस ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम्स वुड एल्यूसिडेट ने एक्सप्लेन करेगा द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स. ये भी अपन ने पढ़ा है, अटैचमेंट ऑफ एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स. बेसल, डॉर्सीफिक्स्ड, एडनेट, वर्सटाइल. नहीं याद आ रहा होगा तो मॉर्फोलॉजी के नोट्स निकालकर फ्लावर रिवाइज करेंगे. ठीक है, देखो ये सब मॉर्फोलॉजी का यहाँ पर यूज होता है. 11 स्टैंडर्ड में लगता है कि एनसीईआरटी ने तो कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन इधर ये सब डिस्क्रिप्शन देके रखा है ना, तो अपने को पता रहना चाहिए. मॉर्फोलॉजी सब याद रहना चाहिए. रिवाइज करते रहो मॉर्फोलॉजी, भूल मत जाओ. A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having 2 theca, that is their diathecus. ये बताया हुआ है मैंने, टोटल 4 रहते हैं. Often a longitudinal groove runs lengthwise. ठीक है, separating the theca. ये ऐसा longitudinal groove, ये इधर longitudinal है, vertical सीधा, groove यानी गड्ढा. Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther. तो अभी अपन क्या करेंगे, ये एंथर को ऐसा काटेंगे. ये ऐसा काटा अपन ने एंथर को, और अभी अपन देखेंगे इसको ऊपर से, इधर से. ठीक है. The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. The anther is a four-sided, that is tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe. माइक्रोस्पोरेंजिया वगैरह वर्ड इसने यूज करना चालू कर दिया है. मैं 2 मिनट के लिए अपना रीडिंग रोकता हूँ, थोड़ा सा तुमको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर से अपना रीडिंग रिज्यूम करता हूँ. अब माइक्रोस्पोरेंजियम ये वर्ड आ गया है, तो इट इज टाइम दैट वी शुड डिस्कस दीज टर्म्स. ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे. अपन ने अभी जो रीडिंग में तो आएगा ही, और अपन ने पहले भी देखा हुआ है कि ऐसा 4 कंपार्टमेंट्स रहते हैं एंथर में. 4 कंपार्टमेंट्स रहते हैं एंथर में, तो आ ही गया है रीडिंग में. अपन ने बोला था कि इसमें सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडल लेयर्स, और उसके बाद
टपेटम, उसके बाद टपेटम, ऐसा हमने बोला था, बराबर है, ठीक है। और फिर अपन ने बोला था कि इधर पोलन सैक्स रहेंगे, पोलन सैक्स। तो पोलन सैक्स में क्या रहेगा, हमने क्या बोला था, ऐसे पोलन सैक्स वैसे कोई अलग से ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, बस एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स और टपेटम। ये और अपन जो अपन डायग्राम बनाते हैं उसमें ऐसा बीच में बहुत सारी गैप दिखती है कि यहाँ पर क्या है, तो रियलिटी में तो ऐसी गैप रहने नहीं वाली, ठीक है। अपने को पता है कि ऐसा वो स्ट्रक्चर ही ऐसा है एंथर का, है ना, स्ट्रक्चर ही एंथर का ऐसा है, और सीधा सीधा एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स, टपेटम। तो ये जो अंदर वाला रीजन है उसमें जर्मिनल एपिथेलियम लगा हुआ रहेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू जो मियोसिस करेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू याद है ना, जो मियोसिस करेगा। तो इसको अपन बोल रहे थे पोलन सैक। ये एक पोलन सैक, ये एक पोलन सैक, ये एक पोलन सैक, ये एक पोलन सैक, ऐसे 4 पोलन सैक्स है। तो ये पोलन सैक्स में जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसका नाम ही है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्यों? क्योंकि वो सेल्स मियोसिस करने के बाद, मियोसिस 1 के बाद 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, पर क्रोमोसोम मतलब डीएनए कंटेंट के हिसाब से ये 2n ही रहेंगे, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हैप्लॉइड रहेंगे भले ही, लेकिन डीएनए कंटेंट के हिसाब से डिप्लॉइड रहेंगे, बराबर है। और फिर मियोसिस 2 के बाद इन्फॉर्मेशन एज वेल एज डीएनए कंटेंट के हिसाब से ये हैप्लॉइड हो जाएंगे, है ना, बराबर है। तो ये जो 4 सेल्स बनेंगे स्पोर्स है कि गैमिट्स है, क्या है? तो ये 4 सेल्स ने क्या किया था, अपन ने पढ़ा था कि ये चारों सेल्स ने अपना साइज बढ़ाया, ठीक है। साइज बढ़ाने के बाद एक माइटोसिस किया। तो ओरिजिनल जो न्यूक्लियस था उसको अपन ने बोला वेजिटेटिव सेल, और माइटोसिस करने के बाद जो दूसरा सेल बना वो पूरे तरीके से सेपरेट न होते हुए इसी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरता रहा। तो इसके वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जो तैरते रहता है उसको अपन बोलते हैं जनरेटिव सेल। एनसीईआरटी ने उसको स्पिंडल शेप्ड बोला है। स्पिंडल शेप्ड क्यों बोला है? क्योंकि ऐसा ऐसा ये सेल है, इसने अपना साइज बढ़ाया और माइटोसिस करके एक और सेल बना दिया। तो ओरिजिनल वेजिटेटिव सेल तो ऐसा रहेगा ही, ओरिजिनल वाला, और उसके साइटोप्लाज्म में तैरते रहेगा इधर ऐसा जनरेटिव सेल। तो ये देखो इसे स्पिंडल समान शेप बन गया कि नहीं, देखो स्पिंडल समान शेप बना कि नहीं, है ना। तो इसलिए इसको स्पिंडल शेप्ड बोला गया है जनरेटिव सेल को। तो एनीवेज मेरा मुद्दा ये है कि अब 2 सेल्स हो गए, फिर ये जनरेटिव सेल माइटोसिस करके 2 सेल्स बनाएगा, तो टोटल 3 सेल्स हो जाएंगे। टोटल 4 नहीं होंगे, टोटल 3 ही होंगे। ये वाला जब माइटोसिस करेगा तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, इससे 2 सेल्स बन जाएंगे। तो टोटल 3 सेल्स, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमिट्स। ये 2 मेल गैमिट्स को किसने बनाया? ये जनरेटिव सेल ने। इसलिए इस जनरेटिव सेल को अपन क्या बोल रहे थे? इस जनरेटिव सेल को हम बोल रहे थे गैमिट बनाने वाला गैमिटेंजियम। अब एक्चुअली इसको गैमिटेंजियम नहीं बोल सकते क्योंकि गैमिटेंजियम तो ऑर्गन है। ये काहे का ऑर्गन है यार? एक सेल तो, लेकिन वही है ना कि वो रिड्यूस्ड गैमिटेंजियम है, रिड्यूस्ड गैमिटोफाइट है। हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को अपन गैमिटोफाइट बोलते हैं, है ना। अपनी ट्रिक क्या है? ABCDEFGH। तो GH मतलब गैमिटोफाइट हैप्लॉइड। तो जैसे ही हैप्लॉइड सेल्स तैयार हो गई वैसे ही गैमिटोफिटिक जनरेशन चालू हो गई, है ना। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू वाली सेल्स है, स्पोर मदर सेल्स, दिस इज द लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। इसने मियोसिस करके जैसे ही हैप्लॉइड सेल्स बनाए वैसे ही गैमिटोफिटिक जनरेशन चालू हो गई। फिर ये पोलन ग्रेन गैमिटोफिटिक जनरेशन है। ये तो फाइनल स्टेज है पोलन ग्रेन का, 3 सेल स्टेज। अपने को पता है 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स रिलीज देयर पोलन ग्रेन्स इन दिस कंडीशन, दैट इज 2 सेल्ड कंडीशन, एंड 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स रिलीज देयर पोलन ग्रेन्स इन 3 सेल्ड कंडीशन। 3 सेल्ड कंडीशन मतलब इसका माइटोसिस हो चुका है, 2 सेल्स बन चुके हैं, अभी फेंको इसको बाहर एंथर के थ्रू, एंथर के बाहर। तो 40% एंजियोस्पर्म्स डू दिस, 60% एंजियोस्पर्म्स क्या करते हैं? 2 सेल्ड स्टेज में ही फेंक देते हैं बाहर। और फिर ये सेल जब स्टिग्मा पे जाके गिरता है
तब ये जनरेटिव सेल माइटोसिस करके 2 सेल्स बना लेता है। अल्टीमेटली तो 3 सेल का स्ट्रक्चर बनना ही है, कब बनता है दैट इज अनइम्पॉर्टेंट। ये तो बस ऐसे ही बस नीट के काम का डेटा है, कंसेप्ट वाइज इसमें कुछ नहीं है। अल्टीमेटली पोलन ग्रेन में 3 सेल्स रहने वाली है ना। मेरा मुद्दा ये है कि ये पोलन ग्रेन को किसने बनाया, लेकिन तुम बोलोगे सर इन दोनों को जनरेटिव ने बनाया। अच्छा, और जनरेटिव सेल को किसने बनाया माइटोसिस करके? सर ये सेल ने। अच्छा, मतलब ये सेल ने क्या किया? ये सेल ने माइटोसिस किया, ये सेल जर्मिनेट हुआ। अगर ये जर्मिनेट हुआ तो इसका मतलब ये स्पोर है कि गैमिट है? तो इसका मतलब है कि ये स्पोर है ना। इसका मतलब है कि स्पोर है। स्पोर को कौन पैदा करेगा? तो स्पोर की मदर। इसका मतलब ये जो 4 स्पोर्स है, इन स्पोर्स को तैयार करने वाली जो मदर है, मतलब ये डिप्लॉयड सेल, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे स्पोर मदर सेल। इसको अपन बोलेंगे स्पोर मदर सेल। लेकिन सिंस से मेल की कहानी चल रही है और मेल का एडजेक्टिव क्या रहता है बायोलॉजी में? तो माइक्रो। तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब ये वाले, ये जो पोलन सैक में जो ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स लगे हैं जर्मिनल एपिथेलियम के स्पोरोजिनस टिश्यू, दीज आर नथिंग बट स्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, है ना। बराबर। अब एकदम ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। गोथे ने क्या कहा था? दिवाकर गोथे, जटपुरा गेट के पास रहता था, दिवाकर गोथे, ठीक है। गोथे ने कहा था, मेरे को पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, दिवाकर वगैरह नहीं था, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। जर्मन या लैटिन कुछ तो भी आदमी था, जर्मन था वो, जर्मन। उसने बोला था एवरी फ्लावर, ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया है, लेकिन अभी उसको क्या थोड़ा टाइम हो गया इसलिए रिवाइज करवा देता हूँ। इज अ मॉडिफाइड शूट। बराबर। शूट मतलब स्टेम, लीफ, ये सब। बराबर। तो इसका मतलब है कि फ्लावर इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड लीफ। वैसे शूट में सिर्फ लीफ नहीं आती है, लेकिन थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं कि फ्लावर इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड लीफ। ठीक है। इसका मतलब जो एंथर है वो हो गया मॉडिफाइड लीफ, है ना। एंथर क्योंकि पेटल्स एंड सेपल्स आर अनइम्पॉर्टेंट नहीं बोलता हूं, सेकेंडरी बोलता हूं। सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है इनको। ऐसा नहीं है कि ये यूजलेस है, लेकिन ये नहीं भी रहे तो भी वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, हवा के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं पेड़ पौधे, कीड़े के थ्रू, ह्यूमन के थ्रू, सांप के थ्रू, चींटी के थ्रू, स्नेल के थ्रू, हाथी के थ्रू पॉलिनेशन करना होगा तो पेटल्स और सेपल्स की जरूरत है। उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी पॉलिनेशन की, नो डाउट, क्योंकि वो स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म बराबर उसी स्पीशीज के पौधे पे जाएगा। तो सॉरी, पोलन ग्रेन्स की बराबर फीमेल फ्लावर पे जाकर गिरने की स्पेसिफिसिटी बढ़ेगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, नो डाउट, इट इज बेटर। लेकिन नहीं भी एनिमल्स का यूज किया तो भी हवा और पानी के थ्रू पॉलिनेशन तो करते ही है ना पौधे। तो इसका फंक्शन सेकेंडरी है, एक्सेसरी वर्ड्स है, तो इसको मारो गोली। अपने को रिप्रोडक्शन पढ़ना है, अपने को वो नहीं पढ़ना है हाउ टू डेकोरेट योर हाउस। यूट्यूब वीडियो उसके ऊपर नहीं बना रहा हूँ ना मैं, कि हाउ टू डेकोरेट योर हाउस विथ पेटल्स। क्या DIY वीडियो बना रहा होता अगर मैं, हाउ टू मेक अ बुके एट होम, तो फिर मेरे को पूरा इंटरेस्ट पेटल्स में रहा रहता, कौन से फ्लावर के पेटल्स लेना, कौन से कलर के लेना, उसको फ्रेश कैसे रखना है, सब फिर वो वीडियो में बता रहा होता मैं। पर वो तो बेवकूफ बनाने के लिए नेचर का फंडा है कि ये वो सब करके ह्यूमन बीइंग्स उसके थ्रू फ्लावर्स को हाथ लगाते हैं और पोलन ग्रेन्स इधर से उधर ट्रांसफर करवाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स को बेवकूफ बनाने के लिए सुंदर सुंदर बढ़िया स्मेल वाले और बढ़िया जूस वाले पेटल्स, ह्यूमन बीइंग्स को, हनी बीज को बेवकूफ बनाने के लिए वो बनाया हुआ है। मेन पेड़ के लिए क्या है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंथर और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी।
तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है जो एनिमल्स को बेवकूफ बनाने के लिए बनाए गए हैं, उनके ऊपर मैं इस वीडियो में फोकस नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना? अपने लिए मेन चीज क्या है, अपन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपने लिए मेन चीज है एंथर, बराबर। तो दिस एंथर, मेल के केस में एंथर अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इनको मारो गोली, इनको हटाओ। अपन एंथर को क्या बोलेंगे? अपन एंथर को बोलेंगे मॉडिफाइड लीफ, है ना। लीफ स्पोरोफिटिक जनरेशन है और लीफ का एडजेक्टिव है फिल, फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, क्लोरोफिल, है ना। पता है ये चीज अपने को, बराबर। तो एंथर मतलब क्या हो गया? स्पोरोफिल हो गया। और ये मेल की बात चल रही है, मेल का एडजेक्टिव है माइक्रो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया माइक्रोस्पोरोफिल, सिंपल, बराबर है। इस एंथर के अंदर क्या है? तो इस एंथर के अंदर है 4 पोलन सैक्स। इस एंथर के अंदर है 4 पोलन सैक्स, है ना। तो अपन क्या बोलते हैं कि स्पोरोफिल, अपन ने टेरिडोफाइट्स में क्या बोला था कि द स्पोरेंजियम इज सबटेंडेड बाय द स्पोरोफिल। मतलब स्पोरेंजियम क्या है? जैसे गैमेटेंजियम वो ऑर्गन है जो गैमिट बनाता है, वैसे स्पोरेंजियम वो ऑर्गन है जो स्पोर्स बनाएगा। तो स्पोर्स कौन बना रहा है? माइक्रोस्पोर्स। तो पोलन सैक्स बना रहे हैं। तो पोलन सैक्स मतलब स्पोरेंजियम हो गया कि नहीं? और स्पोरोफिल ने उसको पकड़ के रखा है कि नहीं? जम रहा है कि नहीं पूरा? अपन ने जो टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था वो पूरा सही से जम रहा है। तो इसका मतलब एंथर यानी माइक्रोस्पोरोफिल, पोलन सैक मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलन सैक मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम। और उस पोलन सैक के अंदर ये जो सेल्स लगी हुई है, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स, है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर स्पोरोजिनस टिश्यू, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे माइक्रोस्पोर की मदर सेल। पता है अपने को, है ना। ये जो माइक्रोस्पोर्स है, इनको कौन बना रहा है? इनको ये मदर सेल बना रहा है। पर मेल है इसलिए माइक्रो बोल रहे हैं अपन, फीमेल में मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे और कुछ नहीं। बाकी फंडा सेम रहने वाला है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और फिर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या बनाएंगे? तो ये बनाएंगे, नेक्स्ट लेवल आएगी माइक्रोस्पोर्स, बराबर है ना। और फिर ये जो माइक्रोस्पोर्स है, ये जर्मिनेट होकर, ये माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे? तो ये बनाएंगे माइक्रोगैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स कैसे बनेंगे? तो मियोसिस से। और माइक्रोस्पोर्स क्या करेंगे? तो माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे? तो बनाएंगे माइक्रोगैमेटोफाइट, है ना। माइक्रोगैमेटोफाइट कितने सेल का स्ट्रक्चर है माइक्रोगैमेटोफाइट का? 3 का। पहले ये एक सेल मल्टीप्लाई करके 2 सेल्स बन जाते हैं, इसके माइटोसिस से 2 बन जाते हैं, तो दूसरे सेल को अपन बोलते हैं जनरेटिव सेल। और फिर जनरेटिव सेल माइटोसिस करके और 2 सेल्स बना लेता है, मतलब ये 1 और इसने बनाए हुए 2, मतलब टोटल 3। तो टोटल 3 सेल्स हो जाते हैं, है ना। ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर है माइक्रोगैमेटोफाइट का, बराबर। तो 60% एंजियोस्पर्म्स इसको 2 सेल स्टेज में रिलीज करते हैं, 40% एंजियोस्पर्म्स इसको 3 सेल स्टेज में रिलीज करते हैं। तो दिस माइक्रोगैमेटोफाइट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल पोलन ग्रेन लविंगली। प्यार से अपन इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोगैमेटोफाइट को हम इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल चीज है एकदम, नॉट अ बिग डील एट ऑल। तो अभी अपन अपने को माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरेंजियम, माइक्रोगैमेटोफाइट, ये टर्म्स क्लियर हो गई। वैसे माइक्रोगैमेटोफाइट वगैरह तो बहुत ज़्यादा हो गया, उतना तो शायद एनसीईआरटी ने यूज़ किया भी नहीं है,
माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजियम इतना यूज किया है, तो अपने को याद रखना है माइक्रोस्पोरोफिल मतलब एंथर, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब पोलन सैक। माइक्रोस्पोरोफिल मतलब एंथर, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब पोलन सैक। ठीक है, तो अभी अपन अपना रीडिंग रिज्यूम करते हैं। ओके, तो अपन मेनली माइक्रोस्पोरेंजिया वर्ड के लिए 2 मिनट के लिए एनसीईआरटी छोड़ के थोड़ा कॉपी की तरफ बढ़े थे, अभी अपन वापस आ गए हैं एनसीईआरटी पे। थोड़ा सा बैक जाता हूँ, ये पढ़ लिया था अपन ने। द बायोलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। द एंथर इज अ 4 साइडेड दैट इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, बराबर है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब। अब माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है अपने को क्लियर है। एंथर मतलब माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब पोलन सैक, स्पोरेंजियम उसका सिंगुलर है, जिया प्लूरल है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक्स। कुछ तो भी ऐसा गुगली मार देता है ना एनसीईआरटी, सीधा आउट ही हो जाता है इंसान। करो अंडरलाइन, नोट्स बना रहे होंगे तो लिख लो नोट्स में कि माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप एंड बिकम पोलन सैक्स ऐसा लिखा है एनसीईआरटी ने। पूरी मेरी मेहनत, वो क्या कॉपी मैंने क्या एक्सप्लेन किया और क्या एक लाइन में पूरा मेरे को आउट ही कर दिया एनसीईआरटी ने। लेकिन ध्यान रहे माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब ही पोलन सैक्स है। माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पोलन सैक्स 2 अलग अलग वर्ड्स नहीं है, ठीक है, एक ही चीज है। पर अभी एनसीईआरटी ने ऐसा बोला है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे मेरी पुरानी एनसीईआरटी भी है, कुछ नया एनसीईआरटी में चेंज वगैरह हुआ होगा तो ग्रुप पे मैसेज डाल देना। Anyways, they extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. Longitudinally समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो longitudinally है वो, तो अपन इसको काट के ऐसा ऊपर से देखते हैं इसलिए अपने को 2 डायमेंशनल दिखता है, बाकी है तो longitudinally, तो उसमें कोई इशू नहीं है अपने को। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब देखना, अभी पोलन सैक का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा वो। In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. It is generally surrounded by 4 wall layers: the epidermis, endothecium, middle layers, and the tapetum. The outer 3 wall layers perform the function of protection, ये मैंने बताया था, and help in dehiscence of anther to release the pollen, ये भी बताया था। लेकिन dehiscence की प्रोसेस शुरू करने में सबसे ज्यादा रोल है एंडोथीसियम का, बाकी करना तो सबको ही पड़ेगा dehiscence ऑफ कोर्स। डेहिसेंस यानी क्रैक होके फट जाना, तभी तो अंदर के पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे। द इनरमोस्ट वॉल लेयर इज द टपेटम, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। इसके अलावा एक और चीज वो करता है, प्रोयूबिश बॉडीज रिलीज करता है। प्रोयूबिश बॉडीज के ऊपर स्पोरोपोलिन का कोट आ जाने के बाद इट इज कॉल्ड एज यूबिश बॉडीज, और उससे क्या बना रहता है, तो पोलन ग्रेन का एक्साइन है ना, उसकी जो सेल वॉल है उसके ऊपर एक और कोट आ जाता है। Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus, binucleate or multinucleate. Can you think of how tapetal cells could become binucleated? मतलब ये पूछ रहा है कि सिनोसिटिक कंडीशन है कि सिंसिशियम है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो यू कैनॉट थिंक, ये डेटाबेस चीज है, पता रहनी चाहिए। ऐसे कैसे थिंक कर सकता है कोई? ठीक है, मैं बता देता हूँ, आंसर इज सिनोसिटिक। ठीक है, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, इसलिए मल्टीन्यूक्लिएटेड या बायन्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है। मैंने ये भी बताया था तुमको वीडियो में कि एनसीईआरटी ने बायन्यूक्लिएट बोला है, इसलिए मैंने वीडियो में बायन्यूक्लिएट लिखा था, अदरवाइज वो रहता मल्टीन्यूक्लिएट भी है। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. ये भी पता है अपने को, बताया हुआ है मैंने वीडियो में, है ना। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम कन्वर्ट होता है, सॉरी ये स्पोरोजिनस टिश्यू कन्वर्ट होता है इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, मतलब मियोसिस के लिए रेडी होता है बेसिकली। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, मतलब बेसिकली ये इसका मियोसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोसिस। एज द एंथर डेवलप्स, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिविजन्स टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स। और वो टेट्राइड्स क्यों चिपके हुए रहते हैं एक दूसरे को? क्योंकि उनमें कैलोज नाम का एक केमिकल रहता है, CALLOSE, कैलोज, है ना। और टपेटम का ये भी एक फंक्शन मैंने तुमको बताया था कि टपेटम क्या करता है, कैलेज रिलीज करता है, कैलेज
CALLASE, कैलोज को डिसॉल्व करने वाला एंजाइम कैलेज, जो उन माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स को सेपरेट करता है। आई हैव टोल्ड यू दिस इन वीडियो, पता रहना चाहिए, ठीक है। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राइड, ऑफ कोर्स वो हैप्लॉइड रहेंगे, उसमें कोई इशू ही नहीं है। अगेन ये स्ट्रक्चर है, कनेक्टिव एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम है ना, मिडल लेयर्स नहीं, हाँ इधर है मिडल लेयर्स, टपेटम, और फिर यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना। इसी को इन्होंने इतने पोर्शन को जूम किया है, इतने पोर्शन को इधर जूम किया गया है। ये मैंने पिछले बार जब कॉपी में वीडियो बनाया था तभी भी ये डायग्राम दिखाया था। एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीसियम है, फिर मिडल लेयर्स है, फिर टपेटम है, और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विच इज नथिंग बट स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। ये डेहिसंस ऑफ एंथर, तो डेहिसंस ऑफ एंथर में सबको ही फटना पड़ेगा, एपिडर्मिस को भी, एंडोथीसियम को भी, मिडल लेयर्स को भी और टपेटम को भी। लेकिन डेहिसंस की प्रोसेस कौन शुरू करता है, तो एंडोथीसियम वाटर को एब्जॉर्ब करके वो स्वेल होके बर्स्ट हो जाता है। फिर पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, कीड़े के ऊपर चिपक के। हर एक स्पीशीज का अलग अलग रहता है कैसे पोलन ग्रेन्स को फीमेल तक पहुंचाने का, हर किसी का अलग अलग रहता है। एनीवेज, as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell. Each one is a potential pollen नहीं, हाँ, each one is a potential pollen mother cell और microspore mother cell, ऐसा है। The process of formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. Easy है, कुछ मुश्किल नहीं है। The microspores as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells, that is the microspore tetrad. As the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other. How? With the help of the Calase enzyme. Calase enzyme कौन रिलीज करेगा, तो again tapetum, and develop into pollen grains. Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. ठीक है, फिर आएगा पोलन ग्रेन। द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। इफ यू टच द ओपन्ड एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers. Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under a microscope. You will really be amazed at the variety of architecture, sizes, shapes, colors, designs seen on the pollen grains from different species. हर साल मैं प्रोजेक्टर लगा के गूगल पे दिखाता हूँ ये फोटोज, इस साल तुम ही देख लेना खुद से। वैसे यहाँ पर दिया भी है एनसीईआरटी ने, देखो हाउ ब्यूटीफुल पोलन ग्रेन्स आर। ये कुछ भी नहीं है, तुम गूगल पे पोलन ग्रेन सर्च करोगे ना, इतने मतलब इतने सिमेट्रिकल और कलरफुल और इतने बढ़िया शेप्स सामने आते हैं, इट इज अनइमेजिनेबल फॉर अस। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर, अच्छा ये ऐसा क्यों इतने सुंदर दिखते हैं, और पोलन ग्रेन्स के एग्जाइन जो है ना उसमें भी कुछ लेयर्स रहती है, टेक्टम, बैक्यूलम लेयर और फुट लेयर। वो एनसीईआरटी के बाहर की चीज़ है, वो मैं अलग से इसमें पढ़ाऊंगा, कॉपी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी रीडिंग में वो सब फालतू चीज़ें नहीं डालते, अभी पहले रीडिंग खत्म करते हैं। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। अंडरलाइन करेंगे इस चीज़ को या लिख लेंगे, जो भी करना है लिख लेंगे तो और ही बेहतर रहेगा। स्पेशल पॉइंट फ्रॉम एनसीईआरटी करके लिख लेना, या अभी अपन पार्ट में पढ़ रहे हैं तो अभी अंडरलाइन करके रख लो। पूरा चैप्टर हो जाने के बाद नोट्स के एंडिंग में स्पेशल लाइंस फ्रॉम एनसीईआरटी करके ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें लिख कर रख दो। नीट के एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए तुमको ही आसान जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में कचरा हो जाता है, तुम अंडरलाइन करते हो, फिर इधर क्वेश्चन लिखते हो, फिर इधर डाउट लिखते हो, फिर इधर कुछ तो भी करते हो, फिर कुछ तो भी करते हो। एक दिन पहले पढ़ने के लिए कंफर्टेबल नहीं रहती है एनसीईआरटी। अगर एक एक पॉइंट लिख के रख दोगे कॉपी में तो एक दिन पहले नीट के पट एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस रिवाइज कर सकोगे। 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर याद रहने वाला है कि तुमको? एकदम ईमानदारी से सोचो कि मेरे को याद रहेगा क्या? एक साल बाद जब मैं नीट देने जाऊंगा तब ये डेटा रिवाइज किए बिना मेरे को याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा।
और एक दिन पहले मैं कैसे रिवाइज करूंगा, पूरे एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ते बैठूंगा 11th और 12th की एक दिन पहले। तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें अगर लिखी हुई रहेगी तुम्हारे चैप्टर्स के एंडिंग में, या फिर एक अलग से कॉपी बना दो उसके लिए, एनसीईआरटी लाइंस करके एक 100 पेज के रजिस्टर खरीद लो और उसकी कॉपी बना दो, और जो चीजें मैं बोलता हूँ कि अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है, वो उसमें लिखना चालू कर दो। फट 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 रिविजन करने के लिए सही रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। The hard outer layer called the exine is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known. पर ये लिपिड है, प्रोटीन नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। It can withstand high temperatures and strong acids and alkali. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. ये सब मैंने बताया हुआ है। Pollen grain exine has prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent. ये भी बताया हुआ है। Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. The exine exhibits a fascinating array यानी प्रकार of patterns and designs. Why do you think the exine should be hard? What is the function of the germ pore? अरे बताऊंगा सब बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। शायद मैंने प्लांट किंगडम में 11th में बताया हुआ है, वैसे थोड़ा थोड़ा इसका रहस्य अभी इस चैप्टर में पूरा अच्छे से बताऊंगा, बहुत गजब कंसेप्ट है। The inner wall of the pollen grain is called the intine. It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane. Of course, normal cell समान cell है वो। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells, the vegetative cell and generative cell. इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। 2 सेल स्टेज में उसने पोलन ग्रेन को मैच्योर बोल दिया, क्योंकि जनरेटिव सेल एक्चुअली क्या है, तो जनरेटिव सेल गैमिटेंजियम है, वो ऑर्गन जो गैमिट बनाएगा। मेरे को पता है जनरेटिव सेल एक सेल है, एक सेल को ऑर्गन नहीं बोल सकते, ये मेरे को पता है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अब फिर और किसको तुम गैमिटेंजियम बोलोगे उसमें तो गैमिटोफाइट ही तो सही से नहीं है, इसलिए तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल रहे हैं अपन। इज्जत ही नहीं है हैप्लॉइड लेवल को, कुछ हैप्लॉइड स्टेज को, कुछ है ना। तो वो जनरेटिव सेल को जब गैमिट्स बनाने हैं वो बनाएगा, लेकिन जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल ये 2 चीजें तैयार हो गई ना, नाउ यू कैन कॉल द पोलन ग्रेन एज मैच्योर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अभी जो बोला वो नहीं समझा होगा तो मैसेज करेंगे। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेग्युलरली शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, देखो ये है माइक्रोस्पोर टेट्राएड, ठीक है, ये अलग हो गए। फिर इसमें से एक एक सेल को देखो, अभी ये एक सेल है, ठीक है। इस एक सेल ने क्या किया, ये माइटोसिस किया, माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियाई बन गए। तो दूसरा जो न्यूक्लियाई है उसको ऐसा बस थोड़ा सा सेलुलोज का सेल वॉल बना के इसको अलग एक कोने में ढकेल दिया, तो ये दिख रहा है ना स्पिंडल शेप्ड। तो जनरेटिव सेल जो फ्लोट हो रहा है इसी के साइटोप्लाज्म में, बेसिकली स्ट्रक्चर तो इसी का है, ये वाले ओरिजिनल वाले सेल का, इसलिए इसके ऊपर सेल अपना वो सेल्यूलोज का सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सब कुछ रहेगा। बस इसके ऊपर एक एक्साइन की लेयर आ जाएगी मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, वही है, वो एक सेल का एक सेल ही है बेसिकली उसका, बस न्यूक्लियस ये एडिशनल आया है। रियलिटी में अब यहाँ पर क्या सेल्यूलोज की ऐसी एक थोड़ी सी वॉल बन गई है, इसलिए इसको अपन अलग से सेल बोल रहे हैं, लेकिन तुम लॉजिकली सोचो है तो वो बस एक न्यूक्लियस अलग थोड़ी हो गया है ना। तो इसी को अपन मैच्योर पोलन ग्रेन बोलेंगे, 2 सेल स्टेज को ही। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इट इज स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। In over 60% of angiosperms, pollen grains are shed at this 2 cell stage. In the remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to the 2 male gametes. Before pollen grains are shed, that is the 3 cell stage. मतलब शेड होने के पहले ही 3 सेल स्टेज तैयार हो जाता है। रिमेनिंग स्पीशीज है 40% में, पता है अपने को। Pollen grains of many species cause a severe allergies and bronchial afflictions and diseases problems. In some people often leading to chronic respiratory disorders like asthma, bronchitis, etc. ये पॉसिबल नहीं है, ये जेनेटिक रहेगा, ये रहेगा तो पहले से रहेगा, लेकिन उसको प्रॉब्लम होगा पोलन ग्रेन के कारण। दिस इज फाइन, ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, ये इकोलॉजी में भी आया है
मॉर्फोलॉजी में आया है क्या, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने मॉर्फोलॉजी में बताया था क्या, लेकिन इकोलॉजी में अपन ने पढ़ा है इन्वेजिव स्पीशीज में, याद है एविल क्वार्टेट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर में एविल क्वार्टेट कि क्यों ये क्यों होता है, एक्सटिंक्शन क्यों होता है। तो उसमें एक एलियन स्पीशीज इन्वेजन नाम का भी पॉइंट था, उसमें लैंटेना कैमरा था, अपना ये था वो टेरर ऑफ बंगाल, क्या नाम उसका, इकोर्निया, और पार्थिनियम भी था। पार्थिनियम नहीं याद आ रहा होगा तो बस एक मैसेज डाल देना, मैं कल फोटो निकाल के भेज दूंगा। मेरे घर के सामने बहुत सारे उगे हुए हैं, सबने देखे हुए हैं पार्थिनियम, ठीक है। अभी क्या पॉलिटिकल चीज के कारण उसको रियल नाम उसका प्रिंट नहीं कर सकते, लेकिन उसका रियल नाम बताया तो सबको पता रहता है, इट इज कॉल्ड एज कांग्रेस ग्रास, है ना। ऑफ कोर्स वो प्रिंट नहीं कर सकते एनसीईआरटी वाले, इसलिए एनसीईआरटी ने कैरेट ग्रास बोला है। दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटेमिनेंट विथ इंपोर्टेड व्हीट हैज बिकम यूबिक्विटस इन अकरेंस, यूबिक्विटस मतलब हर जगह मिलता है, एंड कॉजेस पोलन एलर्जी। Pollen grains are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements. ये बेवकूफ़ बनाने का मस्त तरीका है लोगों को, ठीक है, क्योंकि अब उसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन है अगर, तो खाने से डाइजेस्ट तो हो नहीं पाएगा। नो एंजाइम हैज येट बीन डिस्कवर्ड विच कैन डाइजेस्ट स्पोरोपोलेनिन, सब पिछले पेज पे लिखा हुआ है। तो उसको खाने से, पोलन ग्रेन को खाने से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो दूसरे दिन स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएगा, रेक्टम एंड एनस के थ्रू बाहर, वो डाइजेस्ट तो होने वाला है नहीं, है ना। लेकिन क्या है, एनसीईआरटी ने एक वर्ड मस्त यूज किया है ना, तो समझ जाओ, बेवकूफ बनाने का मस्त तरीका है लोगों को। इन वेस्टर्न कंट्री, सवाल ही नहीं, बेवकूफ बनाना है तो सबसे पहले तो अमेरिकन को ही पकड़ना पड़ेगा। A large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. मस्त काम है एकदम। Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. क्या को डायग्राम वगैरह देके रखा है पता नहीं। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. है ना, viability है ना, उसमें जिंदा रहने चाहिए उसके सेल्स, है ना। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी, तुमको कितनी देर लगता है कि वो कितनी देर के बाद स्टिग्मा पे गिरे तो भी चलेगा। कभी तो कुछ तो टाइम होगा ना जब उसके बाद पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी लूज हो जाती होंगी, मतलब वो मर जाते होंगे। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मतलब जो पता है तुमको, जो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीशीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। In some cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release. पट से अंडरलाइन करेंगे और उसको बाद में लिख भी लेंगे नोट्स में अपने, मतलब वो स्पेशल लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी वाले में। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनोजी एंड सोलेनसी, तीनों फैमिलीज अपने को पता है, दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सेमेन और स्पर्म्स ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. It is possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen at -196 degrees Celsius. Such stored pollen can be used as pollen banks, similar to seed banks in crop breeding programs. ठीक है, तो सिंपल सी कंसेप्ट है, कुछ बड़ा कुछ मुश्किल इसमें है नहीं। वो टेक्टम बैक्यूलम लेयर वगैरह थोड़ा बहुत बताना है, एडिशनल चीज़ें वो बता दूंगा मैं तुम लोगों को। और नेक्स्ट क्लास में अपन चालू करेंगे द पिस्टिल और मेगास्पोरेंजियम, मतलब फीमेल वाला पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। सो लेट अस बिड फेयरवेल, गुड बाय।